आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th के चैप्टर 6 के नोट्स कवर करेंगे एंड डेमन इस चैप्टर को कवर करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एंड इससे पहले क्लास 8th के जितने भी 5 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। इस चैप्टर 6 को भी हम काफी डेप्थ में पढ़ेंगे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th के चैप्टर 6 का नेम है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दो कि अगर आप इस चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडी 5 पर आप इस पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट क्विक रिवीजन ले सकते हैं। उससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसका मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको पूरा ओवरव्यू एक ही वीडियो में मिल जाए। तो चलिए, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ। औपनिवेशिक शासन क्या होता है? यानी औपनिवेशिक का मतलब ये होता है कि किसी एक राज्य का दूसरे राज्य पर अपने मन चाहे तरीके से शासन करना। ठीक है, वो औपनिवेशिक शासन होता है। औपनिवेशिक इस तरीके से भी होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर अपनी मनचाहा शासन। तो जिस तरीके से अंग्रेज हम भारतीय पर शासन कर रहे थे वो एक औपनिवेशिक शासन था। क्या आप चाहते थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करे? नहीं ना। तो ये मनचाहा शासन ही हो रहा था उनका अपने ऊपर। तो इस तरीके के शासन को क्या बोला गया? औपनिवेशिक शासन। तो औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ? यानी जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो उस टाइम शहरों की स्थिति कैसी थी? तो इसमें दिया है, आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांवों का जीवन किस तरह बदल गया था। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये था हमारा चैप्टर 3 और इस चैप्टर में हमने जाना था कि जो औपनिवेशिक शासन है, जो अंग्रेजों का शासन है, वो ग्रामीण क्षेत्र पर कैसे प्रभाव डाल रहा था। तो इसमें यही लिखा है कि आप देख चुके हैं ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांवों का जीवन किस तरह बदल गया था। ठीक है, इस समय शहरों में क्या हो रहा था? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। यानी सब शहरों की अलग अलग स्थिति थी, सब गांव की अलग स्थिति थी, सब वर्गों की अलग अलग स्थिति थी। अगर महाजन की अलग स्थिति होगी तो किसान की अलग स्थिति होगी, एक किसान की अलग स्थिति होगी तो एक आदिवासी इंसान की स्थिति अलग होगी। सब हमने आगे वाले चैप्टर्स में देखा। आगे लिखा है, मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। यानी सब क्षेत्रों का इतिहास आपको अलग अलग मिलता है। अब इतिहास अलग अलग मिलता है तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी अलग अलग था। यहाँ दिया है, पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकीकरण के साथ सामने आया। औद्योगिकीकरण क्या होता है? जिसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है, यानी औद्योगिकीकरण यानी उद्योगों का बनना। इन इजी लैंग्वेज तो आप यही समझ सकते हो, जहाँ पर भी मतलब थोड़ा ट्रैफिक होगा, जहाँ पर भी उद्योग चलेंगे, जहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट होगा, बंदरगाह होंगे, वो एक औद्योगिकी शहर हुआ। यहाँ लिखा है, ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहर की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों? भारतीय शहर पश्चिम यूरोप के शहरों की तरह आगे क्यों नहीं बढ़े, यही आज इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इसका आंसर हम इस चैप्टर में जानते हैं। यहाँ पर एक बंदरगाह के बारे में बताया है, चलिए जानते हैं। बंदरगाह यानी होता है जो यहाँ पर भी जहाज रुकते हैं, जहाँ पर भी किसी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर है मछलीपट्टनम का एक दृश्य। कब कब चित्र है ये? 1672 का। मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। कब? 17th सेंचुरी में इसका जो पार्ट था, यानी जो जिस तरीके से इस बंदरगाह पर काम हो रहा था वो काफी विकसित काम हो रहा था। पर 18वीं सदी के आखिरी में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाह पर केंद्रित होने लगा तो इसका महत्व घटता गया। यानी जो ब्रिटिश केंद्र थे, 3 प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशों की, पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। ठीक है, तो यहाँ पर जब बंदरगाह बने, यहाँ से जब ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट होने लग गया तो इस मछलीपट्टनम की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई, यानी इसका जो महत्व था वो कम होता गया। यहाँ पर आप मछलीपट्टनम का एक व्यू देख सकते हैं इस चित्र के थ्रू। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। अब जैसा मैंने आपको बताया, जो अंग्रेज थे उनकी 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंसी क्या होता है? शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था।
ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। यानी अंग्रेजों की सुविधा के हिसाब से उन्होंने अपने मुख्य केंद्र इन 3 सिटीज को चुना। यानी अंग्रेजों ने अपने कंफर्ट के हिसाब से इन 3 शहरों को अपनी प्रेसिडेंसी चुना। यहाँ दिया है 18वीं सदी के आखिरी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। कब की बात हो रही है? 18वीं सदी की। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए। यानी इनको ये माना जाने लगा कि ये ब्रिटिश सत्ता के केंद्र है। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। खास चीजों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीजें बनती थी उनकी मांग घट गई। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहले वाली स्थिति में नहीं रहे। यानी इन इजी लैंग्वेज यही कहा जा रहा है कि जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जब प्रेसिडेंसी बनते हैं तो जो दूसरे शहर है उनकी इम्पोर्टेंस कम होने लग गई। वहाँ पर जो भी उत्पादन हो रहा था उनकी कोई डिमांड ही नहीं थी। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफी ज्यादा विशहरीकरण हुआ। यानी ये जो शहर थे कौन कौन से? एक मछलीपट्टनम, सूरत और जो श्रीरंगपट्टनम है मतलब वो काफी ज्यादा डाउन जाते गए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। नीचे डायग्राम दिया है 18वीं सदी में बम्बई का बंदरगाह, यानी कितना डेवलप्ड बंदरगाह है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ दिया है ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। नोट कर लेना 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन बना? दिल्ली। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। यानी अब हम जानते हैं जो औपनिवेशिक शासन था यानी जो अंग्रेजों का शासन था उस टाइम दिल्ली की क्या कंडीशन थी। यहाँ लिखा है नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी। आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते रहे। यानी जब से हम बड़े हुए हम तो यही देख रहे हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है। पर क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। कितने लॉन्ग टाइम की बात की है? 1000 साल से भी ज्यादा। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आ जाते रहे हैं, यानी मतलब इसमें छोटे मोटे चेंजेस भी देखने मिले हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्र में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गई। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। यानी जब आप दिल्ली विजिट करोगे तो आपको ऐसे कई सारे मतलब बिल्डिंग्स, इमारतें मिल जाएगी जो हमारे इतिहास को बताती है। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई। कौन सी राजधानी की बात की गई है यहाँ पर? शाहजहानाबाद। जो कब बसाई गई? जिसकी स्थापना कब हुई? 1639 में, यानी 1639 में। इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने किले में महल परिसर बनाया गया था। किसकी बात की गई है? शाहजहानाबाद की। इसके पश्चिम में और 14 दरवाजे वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकाली जा सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। यानी उस राजधानी के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया गया है आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थी। बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुलदेशें और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाच था। शायद इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था। इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। यानी जो अमीर लोग थे उनके हिस्सों में आते होंगे, गरीब लोगों के नहीं। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संस्कृति की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन के साधन थी। त्योहारों और जलसे जुलूसों में
तब तक टकराव भी फूट पड़ते थे, सो अलग, यानी जो भी जुलूस वगैरह थे उनमें भी टकराव हो जाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का पूर्वी दरवाजा थॉमस डैनियल का चित्र, यानी थॉमस डैनियल ने चित्र बनाया था और दिल्ली में है जामा मस्जिद। यहाँ पर लिखा है मीनारों और पूरे गुंबदों वाली यह भारत की पहली मस्जिद है। पिछले वाले पेज पर आए तो यहाँ पर दिया है 19वीं सदी के मध्य में शाहजहानाबाद की एक तस्वीर, दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 16 जनवरी 1858। आप बाई और लाल किला देख सकते हैं। शहर को घेरने वाली दीवारें ध्यान से देखें। बीचों बीच चांदनी चौक का मुख्य रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए कि यमुना नदी लाल किले से सटकर बह रही है और इसका रास्ता कुछ बदल गया है। जहाँ नाव किनारे की तरफ बढ़ रही हैं उसे दरियागंज कहा जाता है। ठीक है, इस चित्र में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, पर इस जो भी सेंटेंस में जो लिखा गया है आप इसके थ्रू एक इमेजिनेशन कर सकते हैं। आगे दिया है नई दिल्ली का निर्माण, यानी नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया। कब? 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। ठीक है, यानी मुगल बादशाह जो था उसको दिल्ली में रहने के लिए बोला गया था। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है ये 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। यानी अभी जिस दिल्ली में हम रहते हैं वो दिल्ली तब बनी जब ब्रिटिश भारत की दिल्ली राजधानी बनी। कब की बात हो रही है, ईयर नोट कर सकते हैं आप, 1911 की। एक अतीत का ध्वंस। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफी अलग थे। यानी अंग्रेजों के जो दूसरे शहर थे उससे दिल्ली की हालत थोड़ी अलग थी। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था, यानी दिल्ली में ये चीजें नहीं होती थी जो बम्बई, मद्रास और कोलकाता में होती थी। खास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृति व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। इसके आगे लिखा है 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मत्सरे के रूप में हुई थी। देखो, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1824 में। इसे नोट कर लो। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। यानी इस जो कॉलेज था इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, कौन सी भाषा यूज़ होती थी? उर्दू। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण काल बताते हैं। दिल्ली का पुनर्जागरण काल कब से कब तक माना जाता है? 1830 से 1857 तक। 1857 के बाद सब कुछ बदल गया। उस साल से हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया था। पिछले वाले चैप्टर में हमने इस वाले टॉपिक को काफ़ी अच्छे से जाना था कि ऐसा क्यों हुआ था। बहादुर शाह जफर को जो आम लोग थे उन्होंने अपना नेता इसको क्यों घोषित किया, ये आपने पहले देखा। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। कब तक? यानी 4 महीने तक जो दिल्ली है वो विद्रोहियों के कंट्रोल में थी। विद्रोही कौन? जो हम आम लोग थे, जो सैनिक थे, उनके कंट्रोल में। अब इस डायग्राम में क्या बताया गया है, ब्रिटिश टुकड़ियां जो होती हैं वो आम जनता पर किस तरीके से वापस दोबारा आक्रमण कर देती हैं और इन विद्रोहियों से किस तरीके से बदला लेती हैं। यहाँ लिखा है जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। यानी जब उनको वापस से दिल्ली पर अपना नियंत्रण मिल गया तो वो किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे थे, आपने ये देखा होगा। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे, यानी वो उदास मन से इन सारी व्यू को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर, यानी जो अंग्रेज हैं, जब गुस्साए शेर शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले। न जाने कितने औरत, मर्द, आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग गए हुए। उन्होंने छोटे छोटे समुदाय तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। यानी जिन लोगों पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया वो लोग किस तरीके से भागकर अपनी जान बचा रहे थे। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया।
अंग्रेज उन्हें बर्मा भेज दिया, उनका दरबार बंद कर दिया, कई महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया और उनकी जगह अपने सैनिक के लिए बैरकें बना दी, यानी उनके रहने के लिए जगह बना दी। जो अंग्रेज थे वो दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे, यानी मुगलों का जो भी इतिहास है उसको पूरी तरह भुलाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी उनकी चीजें इमारतें बनी हुई थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया, वहां के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे, खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। देखिए, आप देख सकते हैं जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली, यानी जामा मस्जिद में ऐसा उन्होंने रूल बना दिया कि अब कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। और ये कब तक हुआ? 5 सालों तक। शहरों का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया, नहरों को पाटकर समतल कर दिया गया। रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए, विशाल सिविल लाइंस इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे, यानी अब वो अलग जगह शिफ्ट हो गए और वो जो इंडियंस थे उनके साथ में नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। यानी आप देख सकते हैं इन इजी लैंग्वेज लिखा गया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप इसे सुनकर भी समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है जामा मस्जिद से देखने पर फेलिस बिएतो द्वारा लिया गया चित्र, यानी उनके द्वारा ये चित्र लिया गया था और ये चित्र था 1858-59 का। मस्जिद के चारों तरफ बनी हुई इमारतों को देखे, 1857 की बगावत के बाद उन्हें साफ कर दिया गया। यानी पहले इस तरीके से दिखता था, कितनी सारी बिल्डिंग्स आसपास थी और ये जामा मस्जिद पूरी घिरी हुई रहती थी। अब क्या किया, जामा मस्जिद के आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सबको गिरा दिया गया। तो ये सेकंड इमेज 8 में आप देख सकते हैं इस वाले दृश्य को। इधर साइड बॉक्स में दिया है चित्र 7 और 8 की तुलना करें। इन चित्रों में जो फर्क दिखाई दे रहा है उससे यहाँ रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़े होंगे। यानी आप देख सकते हैं पहले चित्र में जामा मस्जिद के आसपास कितनी सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, पर यहाँ पर आप सेकंड चित्र में देखोगे तो इसमें आपको एक भी बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी इसके आसपास। तो आप ये सोचकर बताएं या सोचकर आप देखें कि उस टाइम उन लोगों के जीवन पर क्या इफेक्ट हो रहे होंगे जो उन बिल्डिंग में रहते थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। एक नई राजधानी की योजना यहाँ दिया है। अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। यानी जो 1857 की बगावत हुई थी, जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था जो नॉर्मल आम लोगों का, उसके बाद में दिल्ली में बहुत सारे अच्छे शानदार आयोजन किए गए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, यानी ब्रिटिश भारत की राजधानी उस टाइम पर क्या थी? कोलकाता। नोट करना, जब 1857 का संग्राम चल रहा था तब ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को। लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया था, यानी ये आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था? दिल्ली में। इसकी क्या वजह रही होगी? विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है, यानी लोग अभी भी मुगल बादशाह को लेकर सोचते हैं और वे उसे अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। यानी दिल्ली में इतना तड़क भड़क तरीके से उन्होंने उन चीज़ों का प्रदर्शन किया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। दरबार यानी एक प्रोग्राम टाइप का होता है जहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। 1911 में एक चीज़ नोट करना, जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया जाता है। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इस दरबार में ऐलान किया गया।
यानी आगे ही हमने देखा था कि 1911 में दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया दूसरी, और पहली कौन थी? कोलकाता। तो यहाँ पर दिया है 1911 में जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया और उसी दरबार में दिल्ली को इनकी राजधानी घोषित किया गया। अब चित्र 9 में आप यहाँ पर देख सकते हैं जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक, यानी इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, इनको जिस तरीके से राजा बनाया गया था, यहाँ पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। इस दरबार में 1 लाख से ज्यादा भारतीय राजा महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए थे। नाउ नेक्स्ट पैसेज को रीड करते हैं, जिसमें लिखा है तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लैंडसन और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों को डिजाइन करने का जिम्मा सौंपा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर ही लेना। देखो, एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के जो 2 वास्तुकार थे, उनको दिल्ली का स्ट्रक्चर बनाने के लिए रेडी किया गया। यानी पूरे दिल्ली को कैसे बनाना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये काम अब उनके ऊपर सौंपा गया। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महल तक जाने वाले किंग्स वे और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारत बनाई गई। वायसराय का महल यानी जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति भवन है वो, तो इस तरीके से उस स्ट्रक्चर को आप इमेजिन करके सोच सकते हैं। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती है। यानी जो हमारा भारत का इतिहास था पहले का, वो किस तरीके से अभी झलक दिखती है इसमें आप देख सकेंगे। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर कालसिकी यूनान का दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने स्तूप की बनावट पर आधारित था। यानी किस तरीके से उन्होंने जो प्राचीन इतिहास को पूरा शो किया, ये आप देखेंगे। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। अब ये काम कैसे किया जा सकता था? तो नई दिल्ली का निर्माण होने में टाइम कितना लगा? 20 साल का। इरादा ऐसा शहर बनाने का था, यानी ऐसा शहर बनाने का ये सोच रहे थे जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्ले और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी उसमें ऐसी जगह नहीं बनानी थी जिसमें संकरी गलियां हो, जहां भीड़ भरे मोहल्ले हो। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई। यानी ऐसा उस दिल्ली को इमेजिन किया जाने लगा। पुरानी दिल्ली में अरफा तरफी दिखाई देती थी, यानी जो पहले की दिल्ली थी उसमें काफी गंदा दिखाई देता था, परंतु जो नया शहर है वो स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताजी हवा आती रहे और ऑक्सीजन मिलती रहे। ठीक है, तो ये अंग्रेज इस नई दिल्ली को कुछ इस तरीके से इमेजिन कर रहे थे। नेक्स्ट पेज पर दिया है विभाजन के समय का जीवन, यानी जब विभाजन हुआ अपने भारत का तब हमारा जीवन कैसा था। तो 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। यानी कितना बड़ा चेंजेस देखने मिला। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए, उनके घर बार लूट कर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमान को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के 1/2 मुसलमान पलायन कर गए। पलायन यानी वहां से चले गए, और जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई। शरणार्थी कौन होते हैं? जिनको जरूरत होती है कहीं पर रहने की, तो दिल्ली पर अलग अलग तरह के लोग रहने लगे। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई, जिनमें ज्यादातर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों और बाग बगीचों में आकर रहने लगे।
उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका मिला। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इस समय बसी थी। कोई एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, काफी इजी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। बस वहाँ की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है जिसे आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। दिल्ली में आने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। यानी अगर लोग वहाँ पर आबादी बढ़ेगी तो सामान्य सी बात है कि दुकान खोलने की जरूरत पड़ेगी, स्टॉल खोलने की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। यानी दिल्ली में जो पहले लोग रहते थे वो लोग जो गए और जो नए लोग आए वो अलग काम धंधे करते थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली से आए नए लोग ग्रामीण, भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यानी जो पाकिस्तान गया था जो सारे मुसलमान थे वो कारीगर और छोटे छोटे व्यापारी मजदूर थे। पर जो दिल्ली में नए लोग आए थे वो ग्रामीण, भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी जिंदगी और उनके व्यवसाय बदल दिए। यानी विभाजन के समय का जीवन बता रहे हैं तो आप इसे समझ सकते हैं। फेरी वालों, पटरी वालों, बढ़ई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसायों में काफ़ी सफल भी रहे। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। कैसे? भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। यानी पंजाब की विशाल टोलियाँ इतनी थी, विशाल टोली की वजह से वहाँ का जो भोजन था, पहनावा था, वो सब उनके जैसा ही हो गया। और जो उर्दू लैंग्वेज थी मुसलमानों की, उर्दू पर आधारित जो भी संस्कृति थी वो सारी दब गई। यहाँ पर दिया है विभाजन के बाद हजारों लोग दिल्ली में बने शरणार्थी शिविरों में रहने लगे थे। आगे दिया है पुराने शहर के भीतर। इस बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ। यानी शाहजहानाबाद की बात हम इतनी देर से कर रहे थे तो उसका क्या हुआ, चलिए जानते हैं। अतीत में मुगलों के जमाने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताजा पानी आता था बल्कि दूसरी घरेलू जरूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकास की इस बेहतरीन व्यवस्था को नजरअंदाज किया जाने लगा। कुओं की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने के लिए धाराएं भी क्षतिग्रस्त हो गई। और यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। यानी एक तो लगातार आबादी बढ़ रही थी और उसके बाद में कोई भी चीज मैनेज नहीं की जा रही थी। टूटी फूटी नहरें इस तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती थी। 19वीं सदी के आखिरी में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्दी यह प्रणाली भी बहुत से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उनफते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। यानी आप देख सकते हैं इजी लैंग्वेज में लिखा है कि कोई भी जो भी समाज में व्यवस्था थी उसको कोई सुधारने के लिए काम नहीं कर रहा था। पर बात की गई नई दिल्ली की तो नई दिल्ली में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। अब आता है हवेलियों का पतन। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहा करते थे। कब की बात हो रही है? 17th और 18th सेंचुरी की, जब मुगल कुलीन वर्ग जो था वो भव्य हवेलियों में रहता था। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसी कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती हैं। ये 4 दीवारी से घिरे दलान और झरनों वाली भव्य इमारतें थी। ये आप नीचे देख सकते हैं। 19वीं सदी के आखिरी में दिल्ली का चांदनी चौक, और यहाँ पर दिया है दिल्ली में नवाजुद्दीन औलिया की दरगाह के पास बनी एक प्रसिद्ध बावड़ी। नेक्स्ट पेज पर लिखा है एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। किनके बारे में बात की गई है? जो मुगलों की हवेलियां थी। खूबसूरत फाटक के भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे, यानी एक चौगान टाइप में। इसके चारों ओर मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। उनमें फर्नीचर भी बहुत कम होता था। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थी।
उनमें गाड़ी वालों, तंबू लगाने वालों, मशालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम था। यानी इसमें परिवार के साथ साथ उन लोगों को भी रखा जाता था जो वहाँ पर काम करते थे। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। यानी ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो मुगलों की इमारतें थी उसको कोई संभालने वाला नहीं था। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगी, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहां गोदाम या दुकानें बन गई। कुछ हवेलियां नए उभरते व्यावसायिक वर्ग के नियंत्रण में चली गई। बहुत सारी उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गई, यानी इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं करने लगा, कोई जाने ही नहीं लगा, कोई इनको संभालने नहीं लगा हवेलियों को, तो वो हवेलियां बेकार हो गई। औपनिवेशिक बंगले यानी जो अंग्रेजों के बंगले थे इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थानों पर बने होते थे और इनमें रहने वाले, खाने वाले, सोने के कमरे मतलब जो भी थे उन सबके कमरे अलग होते थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 तरफा बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल वो होता है जहाँ पर घोड़े या किसी भी जानवर को बांधा जाता है। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जन नौकर होते थे और परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों या अन्य कारीगरों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठती थी। अब बात आती है नगर पालिका योजना बनाती है। क्या योजना बनाती है चलिए जानते हैं। 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। कब की जनगणना की बात हो रही है? 1931 की। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते हैं, यानी प्रति एकड़ में कितने? 90 लोग। जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ में केवल 3 लोग हो सकता, यानी कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं। ये दिया है नई दिल्ली का औपनिवेशिक बंगला, यानी अंग्रेजों का एक बंगला होता था, यानी एक छोटा घर होता था। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे मुगलों की हवेलियां होती थी बड़ी बड़ी, वैसे अंग्रेजों के जो औपनिवेशिक बंगले थे वो काफी छोटे होते थे और सिर्फ एकल इंसान के लिए होते थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, जिस पे लिखा है पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। यानी उसके हालात बिगड़ रहे थे पुराने शहर के, फिर भी उसमें जो तादाद है लोगों की वो बढ़ती जा रही थी। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लॉक ने 1888 में लोहार गेट सूद, आगे प्रिंटिंग नहीं हुआ है, योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। नोट कर सकते हैं किसने एक नई योजना निकाली थी? रॉबर्ट क्लॉक ने। और कब? 1888 में। उस योजना का नाम रखा गया था लोहार गेट सूद नगर योजना, ऐसा कुछ होगा। तो ठीक है, अब इस योजना को क्यों बनाया गया तो यहाँ पर दिया है। इसके पीछे सोच यह थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ ढकेला जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानें की कल्पना की गई। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तैयार की गई। सभी सड़क की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। मोहल्लों का निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया। यानी एक नई योजना के तहत इनको वापस से सब में सुधार लाने की कोशिश की गई। इन नए स्थानों को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। क्लार्कगंज, ठीक है, नाम याद रखना। यह कभी पूरा नहीं हो पाया। उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने में कोई मदद नहीं की। यानी ये सारी जो योजना बनाई गई थी ये सक्सेस नहीं हुई। यहाँ तक कि 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। नोट कर सकते हैं, दिल्ली सुधार ट्रस्ट, इसका गठन कब हुआ? 1936 यानी 1936 में। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। आप बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी। यहाँ पर आप पुरानी दिल्ली के सड़क की एक दृश्य देख सकते हैं जिसमें इमेज में दिखाया गया है। लास्ट पेज पर दिया है दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर। देखो, हर्बर्ट बेकर का हमने नाम सुना था, जो दिल्ली को पूरा बनाने के लिए, उसकी सारी इमारतें डिज़ाइन करने के लिए 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। उनके नाम मैंने आपको स्पेशली बताए थे। एक का नाम हर्बर्ट बेकर था और एक और का क्या था आप वो मुझे कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर लिखा है 1819 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा।
यानी ये अंग्रेज वास्तुकार था। वास्तुकार वो जो इमारतें वगैरह बनाते, कोई भी नई आकृतियां देते। यही बेकर की मुलाकात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड्स से हुई, जिसने बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और प्राचीन रोमन व यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भाव पैदा कर दिया। चित्र 1.7 यानी इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका स्थित ये प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिसकी रूपरेखा बेकर ने तैयार की थी। ये बेकर के द्वारा बनाई गई थी। इसमें प्राचीनतम प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प के तत्वों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में भी इस्तेमाल किया, यानी वहां से थोड़ा बहुत इंस्पायर था। यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की एक पहाड़ी पर स्थित थी। क्या आपने ध्यान दिया होगा कि सत्ता में बैठे लोग नीचे से ऊपर की ओर देखने की बजाय ऊपर से नीचे की ओर देखना पसंद करते हैं। यानी अगर आपने वो बिल्डिंग देखी होगी तो उसमें आपने ये चीज नोट की होगी। यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों को शाही दफ्तरों के लिए बनाया गया था। यानी अगर कोई भी मीटिंग रखनी हो तो वहां पर रखी जाएगी। कहां पर? एक यूनियन बिल्डिंग में और एक सचिवालय भवन में। नाउ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और ये इस क्लास 8th की पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर था। चैप्टर का नाम था, मैंने आपको बताया, और चैप्टर था अपना 6। ठीक है, अब सही गलत यहाँ पर है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने कर रखी है थोड़ी बहुत, और पीछे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी रिक्त स्थान है, जैसे आप कर सकते हैं। आइए विचार करें, यानी विशहरीकरण क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। साथ में देखो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तैयार करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे। एक तो हर्बर्ट बेकर का नाम अभी मैंने बताया, और एक और था जहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप मुझे कमेंट में ये बताओगे। तो इस चैप्टर को भी हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया। नाउ हम क्लास 8 के पार्ट 2 का चैप्टर 7 कवर करेंगे, यानी 6 के आगे से ही इसको कंटिन्यू किया गया है। तो आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाइए। अगर नहीं बनाए हैं तो इस टेलीग्राम यूजर नेम roxin4311 से कांटेक्ट करके आप हमारे सिस्टमेटिक नोट्स को परचेस कर सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक हमने सारे नोट्स कवर किए हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। जो भी बिगनर हैं, अपने यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर एग्जाम की, या अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।